हमारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में जो सबसे पहला मॉडल और एक्सपेरिमेंट दिया था, मॉडल आपका जो जे थॉमसन सर ने दिया था, साइंटिस्ट थे जो हमारे, जो हमें स्ट्रक्चर बता रहे थे एटम का। तो उनके मॉडल के आने के बाद हमारे और भी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करने लग जाते हैं। तो उनमें हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका मॉडल आता है उनके मॉडल के बाद में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्य सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो इन्होंने जब देखा कि जो जे थॉमसन सर का मॉडल है वो आपका ये बताता है कि एटम एक स्फेरिकल शेप में, जिसके अंदर पूरे में एटम हमारा जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर बीच बीच में हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि उन्होंने बताया था एज अज्यूम करके वाटरमेलन को, कि रेड पार्ट हमारा प्रोटॉन है और जो हमारा ब्लैक सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वो हमारे एज ए इलेक्ट्रॉन उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो डिजाइन किया अपना एक्सपेरिमेंट, उनमें इन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया, ठीक है। और वो किस पर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं गोल्ड फॉइल को लेते हैं, कि उनका ये अनुमान था कि मैं इतनी पतली, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी एक पतली फॉइल लूँगा और उस फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराऊंगा, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराऊंगा। अल्फ़ा अपने आप में एक रेज है, किरणें हैं, पार्टिकल्स हैं, जो गोल्ड की जो फॉइल है, जो परत है, उस पर वो कराएंगे स्कैटरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने ही सिलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन ए लेयर एज पॉसिबल, ठीक है। जितनी पतली हो सके उतनी पतली वो लेयर उनको मिले, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। ये इसका रीज़न है कि उन्होंने गोल्ड की ही फॉइल क्यों सिलेक्ट करी, ठीक है। तो वो क्यों करी, क्योंकि जितनी पतली हो सके वो उतनी ज़्यादा पतली लेना चाहते थे। तो इसकी जो थिकनेस थी वो क्या थी, 1000 एटम थिक, ठीक है। एक दो नहीं, इतनी पतली थी कि 1000 एटम के बराबर ही थिक थी, पतली थी। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल लिया था वो भी डबली चार्ज था, सिंगल चार्ज नहीं, वो भी किससे, हीलियम के आयन से, ठीक है। हीलियम आयन जो होता है उससे डबली चार्ज था। सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी थी जब फास्ट मूविंग पार्टिकल था, तो ठीक है। तो जो ये मैंने बताया मास ऑफ 4 यूनिट, ये आप यू पहले पढ़कर आ चुके हो एटॉमिक मास यूनिट को प्रीवियस चैप्टर में, तो उसके थ्रू ये जो मास की यूनिट है वो बताई गई है, ठीक है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम्स। उन्होंने ऐसा क्यों अनुमान लगाया, क्योंकि पिछले मॉडल में थॉमसन सर ने बताया था कि जो आपका रेड वाला पार्ट है पूरा कंप्लीटली फिल होता है, जो स्फीयर में, वाटरमेलन में, वो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि जो सब एटॉमिक पार्ट है हमारा प्रोटॉन का, उससे सीधे सीधे सारा डिफ्लेक्ट होगा हमारा। तो उन्होंने क्या देखा, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। तो वो नहीं सोच रहे थे कि ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को मच हैवियर बनाया, प्रोटॉन से डबली चार्ज लिया उसके अंदर हीलियम आयन का। अब देखो होता क्या है, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गैव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। बिल्कुल उल्टे इसके परिणाम आते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला इसमें जो ऑब्जर्वेशन था, जो उन्होंने निरीक्षण किया, वो सबसे पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पर जो स्कैटरिंग करा रहे थे अल्फा पार्टिकल्स की, उनमें से आपकी ज़्यादातर रेज बिल्कुल सीधी गई, मतलब 180 डिग्री के एंगल से पास होती हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। अब कुछ आपकी डिफ्लेक्ट होती भी हैं लेकिन बहुत छोटे एंगल पर, ठीक है, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। ये बहुत ज़्यादा अजीब था कि उसमें हमारी कम से कम नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, एवरी 12,000 पार्टिकल, ठीक है, 12,000 पार्टिकल हमारे अपीयर टू बी रिबाउंड, वो आपके वापस आते हैं, स्ट्राइक बैक करते हैं, ठीक है। तो इन द अदर वर्ड रदरफोर्ड खुद बोलते हैं इसमें कि दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए 15-inch सेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक
एंड हिट्स यू, ठीक है। एक 15 इंच का भी आप एक सेल लेते हैं और पीस ऑफ टिश्यू पेपर पर उसको हिट कराते हैं तो वो उल्टा पर वापस आ जाए, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्योंकि गोल्ड फॉइल उन्होंने बहुत थिन ली थी, ठीक है, बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया कि जितना ज़्यादा पतला मैं ले सकता हूँ उतनी पतली की लेयर फॉइल लूँगा मैं, ठीक है। तो इसको आप एक एक्टिविटी से समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी चाइल्ड है वो एक दीवार पर बॉल को फेंक रहा है या किसी स्टोन को फेंक रहा है, ठीक है, थ्रो कर रहा है अपनी आइज़ को क्लोज करके और फिर उसके साउंड को हियर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसको वो 10 टाइम्स बार बार थ्रो करना शुरू कर दे तो उसका जो साउंड है वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर सपोज करिए वहीं जो दीवार है उसको हटाकर एक ऐसी वॉल लें जहाँ पर फेंसिंग हो रही है। फेंसिंग जानते हो, जैसे कि बॉर्डर पर जो तारों की फेंसिंग होती है, इससे कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए, अननोन कोई भी फेक पीपल उल्टे सीधे जैसे कि टेररिस्ट आते हैं, ठीक है। तो अगर उस फेंसिंग पर बॉल थ्रो करी जाए, स्टोन थ्रो करे जाए, तो जब तक वो तार को हिट नहीं करेगी तब तक तो बैक नहीं होगी। अगर तार को हिट नहीं कर रही तो जो फेंसिंग के बीच में गैपिंग है वहाँ से जो हमारे स्टोन्स हैं वो पास हो जाएंगे। जब पास हो जाएंगे तो 180 डिग्री के एंगल से बिल्कुल सीधे क्रॉस होकर आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और जब वो इसको हिट करेंगे तो वापस बैक हमारे तरफ ही आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे कुछ सिमिलर रीजनिंग हमको मिलती है, हमको एक अल्फा पार्टिकल के इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी चीज़ें नई मिलती हैं। तो वो हमारा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। ज़्यादातर हमारा जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के कहीं भी मुड़े वो हमारा सीधे एकदम क्रॉस हो जा रहा था। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत कुछ पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्टेड हुए अपने पाथ से, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये हमको क्या दर्शा रहे हैं कि हाँ वाकई में वहाँ पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज मौजूद तो है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में, डिवीजन और डेसिमल नंबर में, वर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री बिल्कुल सीधे स्ट्रेट पास होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा मास किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेटेड है वेरी स्मॉल वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। अब देखो इस डेटा से हमको क्या मिलता है, सबसे बड़ी चीज जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं इससे, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 टू द पावर 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। जो हमारा पूरा एटम जिसको हम पहले स्फेरिकल समझ रहे थे जे थॉमसन सर के एक्सपेरिमेंट से, तो उसी स्फीयर के अंदर हमने क्या देखा, जो हमारा जो उसका न्यूक्लियस है बिल्कुल जस्ट सेंटर में, वो हमारा 10 टू द पावर 5 टाइम लेस है एटम के रेडियस से, ठीक है, जहाँ पर हमारा पूरा मास कंसंट्रेटेड था, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज में हमने अभी चेक किया इसमें अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग से, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो वो क्या निकलते हैं, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरा का पूरा सेंटर में है, जिसको हमने बोला एटम की न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जो कि हमारा एटम का पूरा मास है वो हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमने नया कैलकुलेशन निकाला इसमें, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये रदरफोर्ड मॉडल के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पर। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज से उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू गोल्ड फॉइल पर, जो कि हमारा किसका मॉडल था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी का मॉडल था पूरा का पूरा, ठीक है। ये उनके मॉडल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं, इनके मॉडल की कुछ कमियां भी थी, कुछ ड्रॉबैक भी थे, ठीक है। तो उन पे बात कर लेते हैं। तो वो कमी पहली क्या थी, वो कमी ये थी, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द स्टेबल। अब वो जो सर्कुलर पाथ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं
उसकी कोई जानकारी नहीं थी कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। मतलब वो एक फिक्स्ड स्पीड में घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, उनकी टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, किस डायरेक्शन के थ्रू स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी को अपॉन टाइम के थ्रू हम चेक करें तो जो एक्सीलरेशन है वो उसमें हो रहा है। तो ये इसके थ्रू डिफाइन नहीं हो पा रहा था, ये इसका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। अब जब वो एक्सीलरेट होंगे तो वहाँ एनर्जी भी रेडिएट होगी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, तो उनकी एनर्जी भी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो तो फिर न्यूक्लियस में ही गिर जानी चाहिए। और जब न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो जो हमारा मैटर का न्यूक्लियस है, सॉरी एटम का न्यूक्लियस है, वो हमारा जिस फॉर्म में हमने अब तक पढ़ा है उसकी एग्जिस्ट फॉर्म क्या है कि वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से तो वो हमारा न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो हमको नहीं मिल पा रही थी। जो सबसे मेन इसका क्या था, ड्रॉबैक था, जो इसकी कमी थी सबसे बड़ी, वो यही थी कि जो एटम की स्टेबिलिटी थी और अनस्टेबिलिटी थी वो हमें डिफाइन नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारा सबसे मेन ड्रॉबैक था। सो थैंक यू एवरीवन।